हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैंने आपको कल की कक्षा में एक फूल नामक कहानी शुरू की थी पढ़ाने बताया था, लेकिन वो कहानी पूरी नहीं हुई थी। हमने आपको राधा और गौरी के विषय में बताया था, देवकांत जी के बारे में जो एक क्रांतिकारी थे, सोमेंद्र बाबू के बारे में, सोमेश बाबू के बारे में जो कि राधा के पिता के मित्र थे और गौरी के पिता थे। हमने अब तक की कहानी में बताया था कि कैसे देवकांत जी अपनी पुत्री राधा को लेके अपने मित्र सोमेश बाबू के यहाँ अमृतसर में रहने आते हैं और वो क्रांतिकारी गतिविधियों में काम करते हैं, सुबह निकल के शाम आते हैं, और किस प्रकार राधा और गौरी में अच्छी दोस्ती हो जाती है। और एक बार गौरी राधा को बापू के आने के विषय में बताती है। अब राधा और गौरी दोनों पैसे मिलाते हैं बापूजी को देने के लिए, पर बापूजी को देने के लिए उनके पास अधिक पैसे नहीं होते हैं, केवल 5.5 आने होते हैं। इसलिए वे लोग बहुत चिंता में होते हैं कि हम क्या करेंगे, इतने पैसे किस काम के। क्योंकि बापू इस समय आ रहे थे चंदा इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि बच्चों उस समय हमारे आज के नेताओं की तरह क्रांतिकारियों के पास बहुत ज्यादा पैसे संसाधन नहीं थे। इसलिए वे लोगों से चंदा इकट्ठा करके ही अपने क्रांतिकारी कार्य में लगाते थे ताकि देश आजाद कर सके। और उस समय लोग भी खुले दिल से चंदा देते थे। स्त्रियां जिनके पास पैसे नहीं होती थी वे अपने जेवरात दे देती थी। इस प्रकार राधा और गौरी ने भी 5.5 आने इकट्ठा किए और उन्होंने ये तय किया कि वह राधा फल लेके जाएगी। और अंत में वह दिन भी आ गया। राधा फल से केले, संतरे, चीकू आदि लेके अपने पिता के साथ गांधी जी से मिलने के लिए पहुंची। और बच्चों क्या होता है कि जब वो स्टेशन पहुंचती है, प्लेटफॉर्म में पहुंचती है, तब ऐसा होता है कि जो बच्चे वो अपने पिता के कंधे में होती है, क्योंकि उस समय बहुत भीड़ होती है बच्चों। प्लेटफॉर्म में इतनी भीड़ होती है कि राधा को तो कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए उसके पिता उसको अपने कंधे में रखते हैं। और तभी स्टेशन में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि गांधी जी की गाड़ी प्लेटफॉर्म में पहुंच जाती है। गांधी जी उस समय अपनी कंपार्टमेंट में या अपने कोच में डिब्बे में बैठकर एक किताब पढ़ रहे होते हैं। वो बाहर नहीं आते हैं, अपने हाथ को वो बाहर निकालते हैं और लोग उसमें चंदे के रुपए, नगद पैसे, स्त्रियां अपने गहने तक उनके हाथ में रखती हैं। बापू अपने हाथ को बाहर निकालते हैं और जो भी उनको मिलता है वो अपने अंदर कंपार्टमेंट में जो कोच में बैठे होते हैं वहाँ पे जो थैला होता है उसमें वो डालते जाते हैं और दोबारा पुनः अपना हाथ बाहर निकाल लेती हैं और लोगों से जो मिलता है वो फिर अपने थैले में डाल देते हैं। उसी क्षण पता नहीं कैसे अचानक अपने पिता के कंधे से उतरकर राधा भीड़ को चीरती हुई बीच में आ जाती है और आवाज देती है, बापू देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। गांधी जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है जो लाए हो मुझे दे दो। लेकिन वो बोलती है, मैं ऐसे नहीं दूंगी, आपको बाहर आना पड़ेगा। गांधी जी बच्चे की बात को अनसुना नहीं करना चाहते, इसलिए वो कंपार्टमेंट से ट्रेन के बाहर आ जाते हैं। और जब वे बाहर आते हैं तो लोग उनसे मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं। और इसी बीच देवकांत भी अपनी बेटी के पास आ जाते हैं और गांधी जी जो है उनको वह देखते हैं देवकांत जी को और उनको लगता है कि ये शायद पहले मिल चुके हैं। तब देवकांत जी बोलते हैं, मेरे पास आपकी दी हुई कई पत्र लिखे हैं। और गांधी जी उनको उस वेशभूषा में भी पहचान जाते हैं और उनके मुंह से निकलता है देवकांत, और वे बहुत हर्षित होते हैं देवकांत से मिलके। इस बीच गांधी जी को राधा फल देती है कि आपको भूख लगी होगी, आप इसे खा लीजिएगा। बापू कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं लूंगा, एक शर्त पे लूंगा। वे ट्रेन में अंदर जाते हैं, लोगों ने उनको बहुत फूल मालाएं दी होती हैं, उनमें से वो कुछ माला लाके राधा को देते हैं और उसके बदले वो उससे फल ले लेते हैं। इस बीच उनके पिता देवकांत कहते हैं और बापू वहां से चले जाते हैं। देवकांत जी राधा से बोलते हैं, ये बहुत अनमोल तोहफा है जिसको तुम हमेशा संभाल के रखना।
भीड़ धीरे धीरे छट जाती है। राधा बहुत खुश होती है और वो अपने पिता के साथ वापस लौटती है। लेकिन जब वो लोग प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पे पहुंचते हैं तो अचानक पुलिस वाले आ जाते हैं और वे देवकांत को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि अब वो उसे पहचान गए थे। बापू ने उसका नाम पुकारा था और वे लोग उसे पहचान लेते हैं और उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। देवकांत जी बहुत दुखी होते हैं, राधा भी बहुत दुखी होती है। देवकांत किसी परिचित के हाथ में राधा को सौंपते हैं और उसको सोमेश बाबू के घर तक छोड़ने का आग्रह करते हैं और देवकांत जी को 2 साल की जेल हो जाती है। राधा बहुत ही उदास रहती है। सोमेश बाबू, उनके परिवार के लोग हमेशा उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं। गौरी भी पूरी तरह कोशिश करती है उसके साथ खेलने की और समय बीतता रहता है। जिसको जिसको सुनाई देता, जो लोग सुनते हैं कि बापू ने राधा को फूल की माला दी थी, वे सब आते हैं उससे माला मांगने के लिए और वह एक एक फूल उस माला से तोड़ के लोगों को देती है। जब उसके पास अंत में एक फूल रह जाता है तब उस फूल को बहुत संभाल कर अपने पिता की थैली में जो एक किताब होती है वंदे मातरम, उसमें रख देती है अपने पिता के लिए। 2 साल बीतने के बाद देवकांत जेल से वापस आते हैं। घर जब पहुंचते हैं तो राधा उनको देख के बहुत ही खुश होती है और वो अपने पिता से कहती है, आप ठहरिए, मैं आपके लिए एक उपहार लेके आती हूँ। वो जाती है और वो पुस्तक लेके आती है और वो पुस्तक में से फूल निकालकर अपने पिता देवकांत को उपहार स्वरूप देती है, जिस फूल को, और बताती है कि कैसे माला के फूल लोग ले गए, लेकिन ये फूल उसने अपने पिता के लिए बचा के रखा है। फूल को अपने हाथ में लेकर देवकांत जी भावुक होते हैं, उनकी आंखें छलछला उठती हैं। इस प्रकार कहानी का अंत होता है। बच्चों, यहाँ दिखाया है कि कैसे देशभक्ति की भावना हमारे क्रांतिकारियों में बसी हुई थी। किस प्रकार अपने जीवन को उन्होंने निछावर करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। किस प्रकार उन्होंने अपने घर बार, बच्चों, किसी चीज़ की भी परवाह नहीं की, पर हम आज़ाद देश में रह सके, हमें आज़ादी मिले, इसलिए उन्होंने सब कुछ अपने जीवन का त्याग किया हमें आज़ाद दिलाने के लिए। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज़ादी बहुत आसानी से नहीं मिलती है। जो आज़ादी हमें मिली है, हमें उसे बनाए रखने के लिए आपस में एकता के साथ रहना चाहिए और इस आज़ादी के समय में हमें इस आज़ादी का या स्वतंत्रता का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आज़ाद हुए हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए, अपने देश को आगे बढ़ाए रखना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए कि हमारा देश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। हमें धर्म जाति के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए और आपस में मेल जोल से रहना चाहिए। बच्चों, इस कहानी के लेखक आपको बता चुके हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, जिनकी जीवनी आपकी पुस्तक में पीछे दी गई है। आप इस जीवनी को अपनी कॉपी में जरूर करेंगे। देवेंद्र सत्यार्थी का जन्म 28 मई 1908 में पंजाब के संगरूर में हुआ था। वे एक यायावर साहित्यकार के साथ ही एक उच्च कोटि के कथाकार भी थे। वे 20 वर्ष तक हिंदुस्तान में विभिन्न प्रदेशों में घूमते रहे और लोक गीतों की तलाश करते रहे। इसलिए उनकी कहानियों में लोक गीतों का रस है, खेतों की खुशबू है तथा किसानों और मजदूरों के पसीने की गंध है। उनकी कहानियाँ 20वीं सदी के लोक जीवन का दस्तावेज है। उन्हें अनेक पुरस्कार मिले तथा पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया गया, जो बहुत ही बड़ा पुरस्कार होता है। बच्चों, इस कहानी के अंत में कुछ शब्द अर्थ दिए हैं, कुछ शब्दों में और उसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति है, सही गलत का निशान लगाव है और प्लस आपका है कुछ शब्दों में, कुछ वाक्यों में प्रश्न दिए गए हैं, जिनको आप अपनी रफ कॉपी में कर लीजिएगा। हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि जब हमारा जूम क्लास होगा तो हम अटेंड जब करेंगे तो हम आप लोगों से उत्तर पूछेंगे और आप हमें उत्तर बताएंगे। हम आपके नाम नोट करते जाएंगे ताकि हमें पता चले कौन पुस्तक पढ़ता है और कौन नहीं। बच्चों, आज के लिए इतना ही, शेष हम अगले बार जब मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योर सिस्टर।